नए साल की शुरुआत का है वक्त और 2022 को लेकर, बाजार को लेकर अंदाज सब अपने अपने लगाने की कोशिश में। 2020 में पैसे बन गए, 2021 में बन गए, 2022 में बनेंगे या नहीं बनेंगे, तो कहाँ बनेंगे, बाजार चढ़ेगा तो क्यों, घटेगा तो क्यों, ग्लोबल मार्केट्स का क्या हाल रहेगा, एफआईज का क्या मूड होगा, कौन से सेक्टर्स, कौन सी थीम्स कमाल करेंगी, कहाँ पर फंसने का चक्कर है। ढेर सारे आपके सवाल हैं बाजार को लेकर, और साथ ही उन सभी इन्वेस्टर्स के, खास तौर से जो पिछले 1.5 साल में बाजार में उतरे हैं। ऐसे में आपको चाहिए एक बेहद अनुभवी आवाज़ जो आपको दे सके सही डायरेक्शन, सही दिशा। तो आइए आज मुलाकात करते हैं बाजार के जाने माने दिग्गज बीएम वेल्थ एडवाइजर्स एलएलपी के को फाउंडर और पार्टनर बसंत माहेश्वरी साहब से। बसंत जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर जी बिजनेस के लिए समय देने के लिए। और सबसे पहले आपको, आपके परिवार और पूरी टीम को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम उम्मीद करते हैं कि 2022 आपके लिए, आपकी ज़िंदगी का अब तक का सबसे बेहतरीन साल साबित हो। धन्यवाद अनिल जी, आपको भी शुभकामनाएं। 2022 कैसा होगा वो तो देखना ही पड़ेगा, बट अभी के लिए तो इतना ही है। अभी तक के लिए तो सब कुछ ठीक है, ऑल इज़ वेल। ये मतलब आप 2021 के लिए तो बोल रहे हैं ऑल इज़ वेल, 2022 के लिए नहीं बोल रहे? ऑल शुड बी वेल, बट हाँ। हम लोग क्या है ना, हम लोग गिरे थे एरोप्लेन से मार्च 2020 में सीधा नीचे। हम्म उसके बाद लटके खजूर के पेड़ पे कि जमीन पे आए पता नहीं, फिर हम चढ़े रॉकेट से सीधा ऊपर। हम्म अब हम मालगाड़ी में बैठ गए हैं, जो कभी कोई चेन पुलिंग कर देता है। हर स्टेशन पे हम उतरते हैं, फिर चढ़ते हैं, फिर उतरते हैं, फिर चढ़ते हैं। हम्म हमारा डेस्टिनेशन तो आएगा, लेकिन हम्म स्पीड तो बहुत कम हो जाएगी। और अभी समय है कि आपने जितना जैसे जब क्रिकेटर जो होता है ना, जब जहां वो 100 बना लेता है, वापस स्टांस लेके बैटिंग करना स्टार्ट करता है। तो मुझे लगता है हमारे सबकी सेंचुरीज हमने बना ली है, हम्म वापस स्टांस लेके बैटिंग करना स्टार्ट करना चाहिए। ये इंटरेस्टिंग बात कही। और अच्छे, बड़े और अनुभवी प्लेयर की ये निशानी है कि बड़ी इनिंग खेलने के बाद जीरो से शुरू करें। तो जीरो से शुरू क्यों करना है, पहला सवाल मेरा यही है। अगर हम मैक्रो देखेंगे, हम बढ़े थे बिकॉज बहुत मनी सप्लाई हुई थी, बहुत ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स छपे थे। सब भाई, सबको फ्री में पैसे मिले थे, $600 महीना। अगर आप अमेरिका थे तो अमेरिका वाला आदमी ने इधर इन्वेस्ट किया, उसने उधर इन्वेस्ट किया। तो ये ट्रिगर जा रहा है धीरे धीरे, और मुझे लगता है कोविड के साथ ये ट्रिगर चला जाएगा। इसका ये मतलब नहीं बाजार गिरेगा जोर से, इसका ये मतलब है कि जो तेजी आने वाली है वो रिस्ट्रिक्टेड रहेगी। तो आने वाली जो तेजी है, जो रिस्ट्रिक्टेड रहेगी, उसमें आप अंधाधुंध नहीं खेल सकते, हर चीज को नहीं ले सकते। तो इसीलिए आपको संभल के रहना होगा। और बाजार जोर से क्यों नहीं गिरेगा? क्योंकि वो $8-9 ट्रिलियन अभी भी सिस्टम में है, वो वापस नहीं निकले हैं। टेपर का मतलब, जैसे आप भी कहते हैं बहुत बार, इसका ये मतलब है कि प्रिंटिंग की स्पीड कम हो गई। इंटरेस्ट रेट हाइक होगा कि नहीं वो दूसरी बात है। तो इस एंगल से अगर हम मैक्रो व्यू देखेंगे, तो मैक्रो व्यू 1.5 साल पहले बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी था, अभी अच्छा है। आगे जाकर इसी ढंग से भी रहेगा तो हम भी ऊपर नीचे घूम करते रहेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इजी मनी थी। हालांकि मैं बार बार ये सोचता हूँ कि फ्री पैसा, इजी मनी किसको मिला? आज पता चला अमेरिका वालों को मिला, हमें तो नहीं मिला। लेकिन क्या डर जो कुछ भी है ग्लोबल मार्केट्स का ही है, या हमारे अपने लोकल खतरे भी हैं? हमारा लोकल तो कुछ नहीं है अनिल जी। वो डाव तो मतलब ऐसा हो गया जैसे डाव सुबह कहता है उठ जाओ आज बढ़ेंगे, तो हम लोग उठ जाते हैं, बढ़ जाते हैं। डाव कहता है आज तुम लोग नीचे रहोगे, हम लोग नीचे रहते हैं। ये डीकपलिंग की कहानी पहले चली थी, अब तो मुझे लगता है कंप्लीट रीकपलिंग हो गई है कि हमारा दम ही नहीं है। डाव 600 पॉइंट नीचे बंद हो और हम 50 पॉइंट भी ऊपर निफ्टी बंद हो जाए, मैं तो बेट लगाने तैयार हूं ये होगा नहीं। बिकॉज हमारे खुद के लोग जो है ना, वो एफआईआई की तरह सोचने लग गए हैं। ये तो एफआईआई सोचे कि भाई डाउ घटा है तो यहाँ हम बेचे, लेकिन हम लोग खुद भी वैसे ही सोचते हैं, डाउ घटा है हमको भी बेचना है। तो मुझे लगता है हमारा खुद तो है नहीं। अगर हमारा कुछ खुद खुद का होता तो हमारे बैंक निफ्टी, हमारे बैंक्स अच्छे करते। अभी भी पिछले हफ्ते हल्ला हुआ है, ये बैंक वो बैंक। तो बैंक्स की प्रॉब्लम 1.5 साल बाद ऑफ मनी प्रिंटिंग भी अगर आ रही है तो सोचने वाली बात है। हम्म, लेकिन एक चीज़ है, कभी कभी आजकल हमें ऐसा लगता है कि डाउ फ्यूचर्स कुछ अलग तस्वीर दिखाते हैं, हमारे मार्केट कुछ अलग बंद होते हैं, फिर डाउ वैसे हो जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कुछ कुछ लोग ऐसे हैं अमेरिका में बैठे जो हमसे संकेत ले रहे हो? ऐसी गलतफहमी नहीं रखे? ये तो ये तो मतलब फील गुड के लिए अच्छा है, उससे ज्यादा नहीं है ये। कोइंसिडेंस हो सकता है, हमेशा नहीं। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, जो इस साल के अंत में एक ही समस्या, एक ही दिक्कत और एक ही परेशानी दिख रही, जो अगले साल में होगी या नहीं वो आपसे समझना है, ये एफआईज की बिकवाली।
जो लगातार बेच रहे पिछले मतलब 1.5 महीने से बेचकर अब आज थोड़ा सा नंबर दिखा हरियाली वाला, थोड़ा खरीदा है थोड़ा सा, तो क्या 2022 में एफआईज का रुझान क्या रह सकता है, कैसे समझे? नहीं, समझना कि ये बेसिकली बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हम्म। असली में मुझे लगता है 80% लोग शॉर्ट टर्म के हिसाब से बाजार को चलाते हैं। तब तो शॉर्ट टर्म कहने का मतलब है कि अगर डॉलर इंडेक्स 96 हो गया तो वो हम्म। कहते हैं बेचो निकलो, हमको नहीं करना है कुछ भी आगे। वो ये नहीं समझ रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स 96 हुआ, डॉलर इंडेक्स में 57% यूरो का कंपोनेंट है। यूरोप की हालत ऐसी ही खस्ता है। यूरोप के पास तो कोई काम वाम जर्मनी और इंग्लैंड के अलावा, फ्रांस के अलावा तो कुछ है नहीं, सिर्फ टूरिज्म है। टूरिज्म कोई जा नहीं रहा है, तो यूरोप में ऐसे ही बैंड बजा हुआ है सबका। लेकिन यूरो अगर वीक होता है तो डॉलर इंडेक्स ऊपर हो जाता है। लेकिन हम डॉलर इंडेक्स को देखकर इंडिया में सेलिंग करते हैं और एफआईआईज भी वही देखते हैं, वही बेचते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ना एफआईआईज की बहुत बड़ी बाइंग आएगी ना बहुत बड़ी सेलिंग आएगी। ये सब मार्केट डिटरमाइंड हो जाएगा। लेकिन सेलेक्ट, जैसे हम लोग को जब समझ में नहीं आता है ना अनिल जी, तो हम बोलते हैं ये स्टॉक पिकर्स मार्केट है। स्टॉक पिकर मार्केट तो 30 साल से है, लेकिन अभी के हिसाब से मुझे कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी ना चमत्कार इधर साइड नहीं लग रहा। मुझे लग रहा हो गया, अभी रेंज बाउंड 1500-2000 पॉइंट निफ्टी ऊपर नीचे करते रहेंगे अब। ये इंटरेस्टिंग बात है कि नहीं समझ में आया तो स्टॉक पिकर मार्केट, रेंज बाउंड मार्केट, बात तो सही है। पैसा तो स्टॉक में पैसा लगाने से ही बनाया आज तक, और आगे भी यही बनेगा। अच्छा, अब ये आप कह रहे हैं कि एफआईज की तरफ से बहुत बड़ी खरीदारी, बड़ी बिकवाली वाली संभावनाएं कम है 2022 में। तो जो हमारी तीसरी महाशक्ति रिटेल इन्वेस्टर जो पिछले 1.5 साल में जागे हैं, पूरे 150 साल लगे 4 करोड़ अकाउंट पहुंचने में, डीमेट अकाउंट में, और 1.5 साल में हम 4 से 8 करोड़ पहुंच रहे हैं। तो ये जो अभिमन्यु अभी अभी पैदा हुए हैं पिछले 1.5 साल में, इनके लिए 2022 कैसा रहेगा, ये बताइए सर। नहीं, अभिमन्यु का तो क्या हाल है ना, जब तक ये कमा रहे हैं, जब तक ये पैसे डाल रहे हैं, हम्म। जहां इनको घाटा होगा ना, ये रखना नहीं जानते, घर से झाड़ पड़ेगी और ये इन्वेस्ट करना बंद कर देंगे। तो ये तो सबके साथ होता है। और पहले इन्वेस्टर तो अनिल जी आप भी रहे हैं, मैं भी रहा हूं। जो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट है आपका वो अल्टीमेटली उड़ता है। मैं नेगेटिव नहीं बोलना चाहता हूं, हम्म। लेकिन अगर आप अपना पहला इन्वेस्टमेंट नहीं खोएंगे तो आप सीखेंगे नहीं। हम्म। अगर आप सुन सुन के कर रहे हैं और आप कमाते जा रहे हैं सुन सुन के, तो जिंदगी भर वैसे भी आप नहीं सीखेंगे। तो ये अभिमन्यु पे इंटरेस्ट जब तक ही है, विश्वास जब तक ही है, जब तक मार्केट ठीक है। मार्केट नीचे आता है तो ये फर्स्ट और सेकंड डिप लेंगे। ये सस्टेन्ड बाइंग कितनी होगी, मुझे लगता है वो सिर्फ एसआईपी से होगी। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट अकाउंट्स तो अप टू अ लिमिटेड पॉइंट ही चलेगा। मामला मुश्किल है। अगर टिके रहे तो ठीक, नहीं तो आपके लिए 2022 मुश्किल वाला साल होगा। और उसका थोड़ा थोड़ा अनुभव 2021 के अंत में हमें दिख भी रहा है। पहली बार ढंग का साइजेबल करेक्शन 1.5 साल में आया है, जो थोड़ा सा मुश्किल होता हुआ दिख रहा है। अब बड़ा सवाल ये कि सर 2022 में कितनी डाउनसाइड रिस्क है, गिरने में कितना गिर सकते हैं? क्या कोई एक फेयर अंदाजा लगाना ठीक है? नहीं, अगर कोई ग्लोबल कोई बहुत बड़ा भूकंप नहीं आता है तो क्या होता है ना, हम जब भी प्रिपेयर्ड रहते हैं कोई इवेंचुअलिटी के लिए, हम्म। तो वो इवेंचुअलिटी का इंपैक्ट नहीं आता है। फॉर एग्जांपल, आज से 15 साल पहले अगर मेरे पास कोई एक नई खबर आती तो सबको समझने में, पहुंचने में वो खबर कम से कम 8 से 12 घंटा लग जाता। कुछ अखबार में पढ़ते, कुछ शाम की न्यूज में देखते। आज के दिन 8 से 12 मिनट में सारी खबर जाती है व्हाट्सएप ग्रुप के कारण। तो दरवाजा वही है, सबको उसी से निकलना है, सबको उसी से घुसना है। अगर अपने ध्यान से देखें तो कोविड का इंपैक्ट हमारे पास एक हफ्ता ही था। 23 मार्च 2020 को सर्किट डाउन हमने मारा, हमने कोविड को डिस्काउंट किया। उसके बाद तो तेजी थी ना नीचे से। तो ओमिक्रॉन भी ऐसे ही हुआ, एक दिन में हमने डिस्काउंट किया। तो ये इवेंट्स बहुत जोर के आएंगे और बहुत जोर से जाएंगे। लेकिन अगर कोई फंडामेंटल चेंजिंग इवेंट नहीं है तो मुझे नहीं लगता है, निफ्टी के एंगल से देखें तो यहाँ से 16,000 से नीचे हम निफ्टी में जाने चाहिए। चले गए तो वापस ऊपर आ जाएंगे, ऐसी कोई हाई तौबा वाली बात नहीं है। लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ एज्यूम करना अभी सही नहीं लगता है। चलिए, ये अच्छी बात है कि बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं है नीचे जाने के। हाँ, ग्लोबली कुछ खराब हो जाए वो तो आपको हमें पता नहीं। क्या वो खराब कोरोना से हो सकता है? फिर से जो ओमिक्रॉन का डर वर फैल रहा है, तो क्या फिर से वो लॉकडाउन दुनिया भर में, फिर से इकोनॉमिक एक्टिविटी ठप, और अगर ऐसा हो गया तो क्या फेड फिर से बैकफुट पे आ जाएगा? क्या हो सकता है सर? फेल हुआ, आप कितने बार थप्पड़ मारेंगे अनिल जी उसको? एक बार मार दिए, हो गई बात खत्म। बार बार जैसे ही दिखते आप थोड़ी को एक और चप्पड़ देंगे उसको कि तू फेल क्यों हुआ। एक इवेंट के कारण एक और गिरते हैं, बार बार नहीं गिरते हैं। तो अभी कुछ आएगा तो नया ही आएगा, तभी हमको झटके से गिरेंगे, अदरवाइज तो नहीं लगता। ये बहुत सारे पेरेंट्स को आपने लेसन दे दिया कि
बच्चा एक बार फेल हो तो एक गलती करे तो एक ही बार मारो भाई, बार बार मत मारो। वही हाल मार्केट का भी है। अच्छा सर, अब आप कह भी रहे कि अगर पहली चीज़ तो 16,000 के नीचे की रिस्क कम है, गए तो भी वापस आ जाएंगे, बढ़ेंगे तो कितना, क्या अपसाइड आपको दिख रही है, और अपसाइड के बड़े रीजंस क्या हो सकते हैं? अपसाइड का बड़ा रीजन तो डाउ जोन्स है, और तो मुझे नहीं लगता डोमेस्टिकली कुछ होगा, बिकॉज यूपी इलेक्शन आएगा, वो किस साइड जाएगा उसके ऊपर 15-20 दिन, 1-2 दिन, हफ्ते भर तक मार्केट उस मूड में आ जाएगा। मुझे लगता है कुछ तो मार्केट अब पॉलिटिकल सिचुएशन को भी डिस्काउंट कर रहा है। ये मेरा अंदाजा है कि जब से फार्म बिल को उल्टा किया गया है, तब से मार्केट में एफआई सेलिंग आ गई है। तो क्या एफआई ये अंदाजा लगा रहे हैं, जस्ट सोचने की बात है कि हमारे यहाँ शायद रिफॉर्म्स उतने जोर से नहीं है, और गवर्नमेंट 2024 आते आते पॉपुलिस्ट मोड में आना ही पड़ेगा। गवर्नमेंट का पहला ऑब्जेक्टिव है इलेक्शन जीतना, बाकी सब ऑब्जेक्टिव्स तो 2, 3, 4 पे ही आते हैं। तो मुझे नहीं लगता कोई बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी कुछ होगा, क्योंकि अगर इंडिया में कुछ होएगा तो हमारे बैंक्स चलेंगे। इंडिया की बेस्टेस्ट ऑफ बैंक्स कोटक बैंक मुझे भी लगता है ईयर टू डेट शायद नेगेटिव होगी। तो जो बता रहे हैं कि शायद इंडिया में इतना स्पेशल नहीं है, एक पैसे आ रहे हैं, हम लोग लगा रहे हैं और भाव बढ़ रहे हैं। ठीक बात है। तो ये आप तो अपसाइड कितनी बन सकती है? आपने कहा कि रीजन तो ये होंगे कि अमेरिका की तेजी का हमें फायदा मिलेगा, लेकिन अपसाइड नया हाईज बन जाएंगे सर? मैक्सिमम इस साल नया हाई फिर से देखने को मिलेगा? मतलब मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं बहुत ही गलत हूँ, लेकिन अगर नया हाई बनेगा तो हम बहुत बड़े रूप से उसको क्रॉस नहीं करेंगे, पुराने हाई को हम उधर ही ओके। घूमते फिरते रहेंगे, ऐसा हम्म लगता है। ठीक बात है, मतलब टच एंड गो वाला मामला है। बड़ी तेजी यानी 18,600 के आसपास, तो थोड़ा बहुत 500-400 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाए, एक अलग बात है। अच्छा सर, अब आते हैं इस बात पर कि आगे के लिए थीम्स क्या रखनी चाहिए। उससे पहले एक बड़ा फैक्टर है जो जिसकी वजह से अमेरिकी बाजार रडार पे है, वही हमारे यहाँ भी इन्फ्लेशन हमारे यहाँ भी ज़्यादा है। क्या आपको लगता है कि आरबीआई इस साल ब्याज दरें बढ़ा सकता है? आरबीआई तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, आरबीआई वेट कर रहा है अमेरिका का क्यू क्या आता है। लेकिन इसमें मुझे देखना पड़ेगा, चाइना जो है ना, वो शायद हमारे हेल्प में आए। वो ऐसा कि चाइना इंटरेस्ट रेट कट कर रहा है, अगर चाइना इंटरेस्ट रेट कट, तो वहां अमेरिका अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा तो दोनों का कॉम्प्लिकेटेड सिनारियो हो जाएगा, जो है वो डिप्रिशिएट करेगा ज्यादा, और अमेरिका नहीं चाहेगा कि डॉलर बहुत अप्रिशिएट करे। तो ये लड़ाई झगड़ा चलती रहेगी, और मुझे लगता है चाइना जो इंटरेस्ट रेट कट्स कर रहा है, ये हमारे शेयर बाजार के एंगल से अच्छा है, बिकॉज चाइना भी 14-15 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, अमेरिका 22-23 की है। लेकिन बातें हम अमेरिका की ज्यादा करते हैं बिकॉज फंड्स अमेरिका से आते हैं। तो मुझे लगता है इंटरेस्ट रेट एक हाइक हो जाए तो हो जाए, ये बातें चलेगी, लेकिन उतने जोर से हाइक शायद ना हो। लेकिन इंडिया में तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट रेट हाइक करना पड़ेगा, बिकॉज महंगाई को कंट्रोल करना है। 2 साल बाद जनरल इलेक्शन है, और गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि महंगाई हाथ से बाहर निकल जाए। तो महंगाई को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश होगी। तो ये सारा आपको मैक्रो आउटलुक मिला। अब आप जानना ये चाहते हैं कि पैसा कहाँ लगाना है, कौन सी थीम्स है, कौन से सेक्टर्स हैं, कौन से स्टॉक्स हैं जहाँ पर एक्शन भरपूर हो सकता है। तो एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकते हैं, और ब्रेक के उस पार बसंत माहेश्वरी साहब से हम जानेंगे पूरी की पूरी उनकी 2022 और आगे आने वाले सालों के बेहतरीन इन्वेस्टमेंट थीम्स। मार्केट आउटलुक 2022 में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। बसंत माहेश्वरी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हैं इस वक्त, और उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। बाजार को लेकर उन्होंने अपना पूरा रुझान बताया, लेकिन कुछ थीम्स हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर मैं आपसे विस्तार से आपकी नॉलेज, आपकी ज्ञान की राय लेना चाहता हूं सर। आईपीओ 2021 का साल आईपीओ के लिए ज़बरदस्त रहा, खासतौर से नए ज़माने के आईपीओ। 2022 में भी लाइन लगी है लंबी चौड़ी, और सबसे बड़ा आईपीओ एलआईसी का भी आने की तैयारी में। क्या कहीं कोई यूफोरिया होने के संकेत आपको आईपीओ मार्केट से दिख रहे हैं जिसकी वजह से चिंता करनी चाहिए? और एलआईसी के आईपीओ को लेकर लोगों को बड़ा मन में वो भी कि इतना बड़ा आईपीओ आएगा, पैसा सिस्टम से निकलेगा तो मार्केट खराब होंगे, क्या व्यू है सर आपका? नहीं, आप देखिए पेटीएम का जैसे आईपीओ आया, रिकमेंडेशन नहीं है, उसके बाद ही बाजार में थोड़ी बहुत सुस्ती स्टार्ट हो गई। करेक्ट। हम कह सकते हैं कि पेटीएम डाउ ये वो उल्टा पुल्टा, लेकिन नॉर्मली बिग बैंग आईपीओ जो अंडर परफॉर्म करता है, वो मार्क करता है टॉप ऑफ अ साइकिल। अब वो साइकिल 6 महीने का टॉप है, 3 महीने का, 1 महीने का पता नहीं। 2008 में आर पावर आया था, ये सब था। बट एलआईसी का आईपीओ ऐसा कोई चमत्कारी आईपीओ नहीं मुझे लगता है, जहां आदमी बहुत कुछ पैसा कमा लेगा। ऑलरेडी वैल्यूएशंस के ऊपर आएंगे, ये गवर्नमेंट को पैसा भी निकालना है,
और इम्पोर्टेंटली एलआईसी का आईपीओ पे पहले अच्छी बात जो मुझे लगती है, गवर्नमेंट चाहेगी नहीं कि बाजार गिर जाए। हुँ, तो शायद अगर गवर्नमेंट देख रही होगी ये, तो उनको तो थोड़ा सा इंसेंटिव देकर मार्केट को बॉयंट रख के अपना सारा सामान बेचना चाहिए। लेकिन अब वो कैसे करेंगे मुझे पता नहीं, बट एलआईसी का आईपीओ हाइप ज्यादा होगा, हम डिस्कस ज्यादा करेंगे। लेकिन इससे कोई आप समझिए कि जो आदमी मारुति वैगन आर चला रहा है वो होंडा सिटी चलाने लग जाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मुझे भी लगता है। ठीक बात है। तो चलिए, तो बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है और कम से कम एलआईसी के आईपीओ तक वो बाज़ार मजबूत रहना चाहिए, ये भी एक अच्छा रुझान हो सकता है। इस साल नए ज़माने के आईपीओ ई-कॉमर्स वाली कंपनियाँ चाहे नायका, पेटीएम, पॉलिसी बाज़ार वगैरह-वगैरह ये बड़े एक्शन में रहे। डिजिटाइज़ेशन की थीम बड़ी स्ट्रॉन्ग रही। क्या व्यू है सर आपका? आपने देखना शुरू किया है इन कंपनियों को कि वाक़ई में ये पैसा लगाने लायक है या बिल्कुल नहीं? नहीं, कई बार क्या होता है, हम लोग शेयर बाजार में हम लोग ये नहीं बोलते हैं कि मुझे समझ नहीं आता, हम बोलते हैं बेकार है या बोलते हैं बहुत अच्छा है। हाँ। मैं तो पहले बोलता था बेकार है, लेकिन अब क्योंकि भाव नहीं गिर रहा है ना, मैं बोलता हूँ भाई मेरे को समझ नहीं आता है, जो होगा जो होगा। तो 500 का पी स्टॉक अनिल जी आप लेंगे, 50% भी गिर जाएगा तो भी 250 का पी होगा। तो करेक्ट। क्या भाव पे आप लेंगे? और क्योंकि हर आदमी ट्रेड कर रहा है बाजार में, शेयर का बिकवाली खरीदारी चल रही है, आप 2 लाख बेच दीजिए, 2 लाख ले लीजिए। तो मुझे लगता नहीं है कि इसमें कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरली आप कह सकते हैं कि इसमें कोई प्रॉब्लम है, बट वैल्यूएशन वाइज ये होगा साइडवेज रह जाए बहुत लंबा, तो आपका भाव शायद नहीं घटे, बट प्राइस विल वेट फॉर अर्निंग्स टू कैच अप, जैसे हम कहते हैं। तो ये बात सही है कि लेकिन इसीलिए बसंत सर, मैंने इस बार दिवाली पे मैंने भी ये प्रण लिया कि वैसे न्यू ईयर पर रिजोल्यूशन लेते हैं, लेकिन मैंने कहा कि इन नए ज़माने की कंपनियों को मैं पढ़ूंगा, समझूंगा, सीखूंगा कि वाकई में इनके बिजनेस मॉडल क्या है क्या नहीं, क्योंकि हमें भी हर रोज़ आईपीओ का विश्लेषण करना होता है, समझना होता है, उस पर ओपिनियन देनी होती है। तो ये कहने से काम नहीं चलेगा कि ख़राब है, समझना तो पड़ेगा, बात सही है। एक और थीम जिसकी बड़ी चर्चा हुई 2020 से शुरू हुई, 21 में हुई, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। क्या वाकई में ये कोई बहुत बड़ी चीज़ हिंदुस्तान में होने जा रही है और यहाँ पर अभी भी क्या निवेश के मौके हैं इन्वेस्टर्स के लिए? एक ग्लोबल बुल मार्केट लीड कर रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल का चैंपियन टेस्ला। हम्म। तो हमें तो टेस्ला बहुत अच्छा लगता है, अब हमारे पास टेस्ला वेस्ला था नहीं, तो हमने लोकल टेस्ला ले लिया। अब वो भी बढ़ गए दाम, लेकिन हम नहीं सोचे थे इतने जल्दी दाम बढ़ेंगे उसके, बट बढ़ गए। ये नई चीज है, ये नेक्स्ट 5 साल 10 साल के लिए चेंज हो रही है सब कुछ। तो ग्रोथ ऑटो में नहीं आए, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल में ग्रोथ 30 से 50% सालाना आ सकती है बहुत आराम से। तो मुझे लगता है ये खराब, अगर मार्केट गिरता है पड़ता है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनीज लेना अच्छा लगता है। अर्निंग्स नहीं दे के अभी क्या होगा, आप लेने जाएंगे तो आपको कोई एनालिस्ट बोलेगा सेमीकंडक्टर नहीं होगा, अभी चिप्स नहीं मिलेंगे, तो ये सब कहानियां चलेगी। लेकिन जब चिप्स मिलेंगे तो भाव भी ये नहीं मिलेंगे, भाव भी चिप्स वाले मिलेंगे। तो आपको तो खराब समय में लेकर रखना पड़ेगा ये सब। तो ये थीम इंटरेस्टिंग हो सकती है जो आगे चलते हुए आपको पैसा बनाकर दे सकती है। एक और थीम इस साल की शुरुआत में बड़ी गर्म थी और अब ये आखिरी के 6 महीने में हम बात ही नहीं करते हैं, सरकारी कंपनियों के विनिवेश की, डाइवेस्टमेंट। मार्च आने वाला है, फिर से गर्मी शुरू होने वाली है। क्या 2022 में सरकारी कंपनियों में पैसा बनेगा सर? इसमें दो एंगल है, या तो वो डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे, नहीं तो डिविडेंड निकालेंगे, हम्म। बिकॉज गवर्नमेंट को अपने टारगेट्स तो मीट करने हैं। करेक्ट। मुझे लगता है डिसइन्वेस्टमेंट थोड़ा सा बैक बर्नर में चला गया है, क्योंकि गवर्नमेंट भी देख रही है कि जनरल पब्लिक में एक डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर वो इकोनॉमिकली नहीं देखते, वो सोचते बेच दिया। बेच क्या दिया, फ्री में थोड़ी दिया किसी को। लेकिन मुझे नहीं लगता ये उतने जोर शोर से चलेगा। पार्शियल डिसइन्वेस्टमेंट होएगा, जैसे एलआईसी आएगा, एक स्टेक सेल बिक गया, बट प्राइवेटाइजेशन जो बिग बैंग डिसइन्वेस्टमेंट है, मुझे लगता है वो तो भी बैक बर्नर पे। अभी एनआईएनएल का भाव निकलना बाकी है, अभी पहले वो रेट आएगा तो उसके बाद पता चलेगा क्या गवर्नमेंट की चीजों के क्या दाम है। ठीक बात है। एक और स्पेस है जो बहुत मजबूती के साथ रिजल्ट्स दे रही है और बिजनेस आउटलुक जितने मैनेजमेंट से मैं बात कर रहा हूँ सर, बहुत स्ट्रांग नज़र आ रहे हैं, कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। आईटी कंपनियाँ, आईटी कंपनियों में कहाँ पैसा बनेगा? दिग्गजों में, मिड कैप आईटी में, या फिर वैल्यूएशन सब अच्छा बात जो है वो वैल्यूएशन में आ चुका है? अभी तक कभी भी हुआ ना अनिल जी, ग्रोथ इमर्जिंग मार्केट्स में रही है। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि अमेरिका कंधे से कंधा मिलाकर ग्रोथ कर रहा है। तो करेक्ट। अमेरिका का बैकएंड सप्लायर हम हैं यहाँ से, इंडियन आईटीज। तो इंडियन आईटी अगर अमेरिका ग्रो करेगा इस स्पीड से, तो इंडियन आईटीज तो मुझे लगता है 15 से 20% एक नॉर्मल ग्रोथ हो जाएगा इनको। बट हाँ, यही वाली बात है कि आपको समझ में आता है तो मिड कैप में ही पैसे बनेंगे, लार्ज कैप में तो बहुत बड़े हो गए हैं वो। बट आईटी मुझे लगता है इज अ वेरी सेफ बेट। अगर कुछ भी मार्केट में प्रॉब्लम होता है, पहले डॉलर बढ़ जाता है, डॉलर बढ़ते ये बेनिफिशियरी हो जाते हैं। यहाँ से इनको कोई लेना देना नहीं है, इनका 90 से 100% जो बिजनेस है वो अमेरिका से आता है।
तो वो एंगल से इंडिया में बैठकर अमेरिका खेलने का एक अच्छा नजरिया है आईटी कंपनीज के थ्रू। तो मुझे लगता है आईटी मार्केट खराब होगा तो डॉलर ऊपर जाएगा, एफआईआई पैसे निकालेंगे तो भी ये ठीक है, मार्केट ठीक है तो ठीक ही है फिर तो। ये फर्स्ट हाफ के हीरो 2021 में मेटल शेयर अभी पिछले 2-3-4 महीने से एकदम ठंडे हो गए। कंपनियों के रिजल्ट्स तो दमदार आ रहे हैं, शेयर चल नहीं रहे। मेटल शेयरों पर क्या राय है आपकी? प्लस कमोडिटीज़ पे जो बुल साइकिल चल रहा है, चाहे वो सॉफ्ट कमोडिटीज़ हो, कॉटन, शुगर, कॉफ़ी, चाय वगैरह, प्लस मेटल्स वगैरह हो, क्या व्यू है सर आपका? नहीं, हम तो मेटल में बुलिश है अनिल जी। लास्ट 3-4 महीना तो साइडवेज ही गया, कुछ हुआ नहीं है। सोचने की ये बात है कि अगर हम एज्यूम कर रहे हैं कि मेटल साइकिल का डिमांड खराब हो जाएगा, पहली बात यह है। अगर डिमांड मेटल के नहीं होंगे तो आप ये एज्यूम करें कि गाड़ी नहीं बिकेगी, वॉशिंग मशीन नहीं बिकेगी, एसी नहीं बिकेगी। अगर आप पिछले 30 साल का हिस्ट्री जाके देखें तो जब भी मेटल पीक आउट हुआ है उसके 4 से 6 महीने के बाद ग्लोबल मार्केट्स पीक आउट हो जाते हैं, या तो पहले या बाद में। क्योंकि मेटल, कोई आप घर एल्युमिनियम इसलिए उठा के नहीं लाते क्योंकि एल्युमिनियम है, आप इसलिए घर उठा के लाते हैं उसकी कोई बनी हुई चीज है। तो वो एंगल से देखना जरूरी है। और अभी बहुत सस्ते रेट पे है ये, मतलब रिप्लेसमेंट कॉस्ट से तो आधे दाम पे मिलते हैं, डिविडेंड आपको मिलता है। और मुझे लगता है सेफ्टी के हिसाब से और अग्रेशन के हिसाब से, दोनों के हिसाब से बेस्ट है। और मेटल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम चाइना है। जब तक चाइना एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है मेटल में प्रॉब्लम नहीं है। और नई सप्लाई अभी आ नहीं रही है। जब तक नई सप्लाई नहीं आएगी मेटल में कोई बहुत भारी मंदी नहीं आएगी। हाँ, ये टेढ़ा मेढ़ा चलता रहेगा, कभी ऊपर कभी नीचे, वो एंगल से। बात तो ठीक है। ये आपके लिए मेटल शेयरों पर और कमोडिटीज़ पर भी राय। जाने से पहले सर आखिरी सवाल, वैसे तो मैंने मेरी समझ से काफ़ी कुछ थीम्स आपको पूछी है, सेक्टर्स पूछे हैं। अगर कोई और थीम्स, कोई ऐसे सेक्टर्स जो आपको पसंद हो जहाँ साल 2-3 साल के लिहाज से निवेश किया जा सकता है? ये हम पहले कभी नहीं करते थे। अब हम पहले ये देखते हैं कि ये कंपनी डिविडेंड कितना दे सकती है मेरे को अपसाइड रिस्क के साथ। तो इसका ये मतलब है कि हम आईटी से नहीं लेंगे, बिकॉज मुझे लगता है आईटीसी में अपसाइड नहीं है। डिविडेंड यील्ड 5% नहीं इनफ है, लेकिन डिविडेंड क्या होगा, आपका फ्लोर प्रोटेक्ट करेगा। तो काफी कंपनीज अभी इस मार्केट में है। एक ये जैसे अंग्रेजी में किताब लिखी गई थी, टेल ऑफ टू सिटीज, तो हिंदी में मुझे लगता है इट्स अ टेल ऑफ टू टाइप्स ऑफ स्टॉक्स। एक ऐसे स्टॉक है जो 500 के पी पे है, एक दूसरे ऐसे स्टॉक है जो 5%, 7%, 10% डिविडेंड यील्ड पे अवेलेबल है। तो इन दोनों के बीच में आपको डिसाइड कहीं करना होगा कि अगर आप कोई स्टॉक ले रहे हैं, अपसाइड रखिए, ओपन रखिए, लेकिन डाउनसाइड को बुक वैल्यू या डिविडेंड यील्ड से प्रोटेक्ट करके रखिए। तो वो एंगल से देखना चाहिए। ओके, तो ये भी इंटरेस्टिंग चीज़ आपने बताई कि डिविडेंड यील्ड वाले स्टॉक्स जहाँ अच्छे डिविडेंड है वहाँ पर नीचे का रिस्क खतरा कम है, वहाँ पर भी आप ध्यान रख सकते हैं। बसंत सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जी बिजनेस को समय दिया और आपने पूरा दिल खोलकर अपने विचार हमारे दर्शकों के सामने रखें बाजार के और सेक्टर्स के आगे के आउटलुक को लेकर। थैंक यू सर। थैंक यू अनिल जी। तो ये थे बसंत माहेश्वरी साहब जो बताते हुए 2022 के आउटलुक के बारे में आप सबको। तो 2022 ऐसा साल रहेगा जहां पैसा बनाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, रेंज बाउंड मार्केट्स होंगे। सेलेक्टिवली आपको स्टॉक्स पसंद करके सही वक्त पर थोड़ा सा चुनना होगा, इंतज़ार करना होगा। इस खास शो में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ जी बिजनेस पर। नमस्कार।